नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के जो दस्तावेज सत्यापन करवाए जाना है, उसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे सवाल है और उनको लेकर मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे अभ्यर्थी एक जैसे सवाल YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ रहे। तो दोस्तों मैं उन्हीं को सभी अभ्यर्थियों के कमेंट मैंने नोट कर लिए और जो कॉमन आपके सवाल थे उन सभी अभ्यर्थियों के जो मुझे कॉमन सवाल लग रहे थे उन सब का मैंने एक संग्रह कर लिया है और उन्हीं का आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से दस्तावेज सत्यापन करवा सकें। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो अभ्यर्थियों कमेंट है वो इस प्रकार थे। सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों का सवाल ये था कि दस्तावेज सत्यापन के समय कितनी प्रतियों में हमको सेट बनाकर लेकर जाना है। तो साथियों मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, कम से कम आप 3 सेट बनाए, 2 सेट वहां पे जमा होगा और एक आप भविष्य के लिए अपने पास रखें, जिससे कभी भी जरूरत हो तो आप उसको तुरंत निकाल कर देख सके आपने कौन कौन से दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और कोई कमी हो तो आप तुरंत उसकी पूर्ति करवा दें। साथ ही सभी मूल दस्तावेज जो आपके दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज सभी जो आपके एजुकेशन के हो, चाहे कोई प्रमाण पत्र हो, घोषणा पत्र हो या शपथ पत्र हो, आपको ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। साथ ही शपथ पत्र और घोषणा पत्र के खाली प्रारूप भी आपको लेकर जाना है, जिससे कोई भी सेट में आपको कोई गलती हो जाए, कुछ भरने में आपकी दिक्कत हो जाए तो आप तुरंत प्रभाव से पूछकर उसको सही करके नया आप निकाल के दे दें। इसके बाद दूसरा जो सवाल था, जिस दिन मेरा दस्तावेज सत्यापन होना है उस दिन मेरी परीक्षा है या कोई शादी प्रोग्राम है या अन्य कोई कारण से मैं दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा सकता तो मुझे क्या करना होगा। तो साथियों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन है उस दिन आपकी यदि कोई परीक्षा है या अन्य कारण जिसके कारण आप दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा सकते तो उसके लिए आपको पहले से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को उचित कारण के साथ एक एप्लीकेशन देनी होगी और सूचित करना होगा। इसका समाधान यही है, या तो आप पहले से उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दे दे और उसके साथ जैसे कोई एग्जाम है तो उसका एडमिट कार्ड लगा दे, या अन्य कोई कारण है तो उसका कारण सहित आप एप्लीकेशन दे दे कि सर मैं इस दिन में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, लेकिन इसके बाद जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं दस्तावेज सत्यापन करने के लिए तैयार हूं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की जाएगी और हो सकता है दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको लास्ट जब दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा उसके 17 दिसंबर को सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद मैं मानता हूं एक दिन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उनको एक मौका और दिया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के लिए उनका अलग से लेटर भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन पहले से आप एक एप्लीकेशन दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों को जो सवाल था वो था शपथ पत्र और घोषणा पत्र टाइप करवाना है या उसे हाथ से भरना है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो स्टाम्प पर बनवाया जाना है वो स्टाम्प पर बनवाना है और प्रत्येक अभ्यर्थी के 3 फॉर्मेट है जो स्टाम्प पर बनवाना है। उस पर लिखा हुआ है 3 ऐसे फॉर्मेट है जो आपको केवल स्टाम्प पर बनाना है, बाकी उसमें से कुछ राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना है और कुछ केवल आपको नॉर्मल पेपर पर निकालकर अपने उसमें अपना जो भी डिटेल मांगी गई है वो भरकर अपने सिग्नेचर करने हैं। उसको दोस्तों आप सादा कागज A4 साइज के निकालकर उस पर भी भर सकते हैं, या जो स्टाम्प के साथ पाई पेपर लगता है उस पाई पेपर पे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया, जो शपथ पत्र स्टाम्प पर बनने हैं उनको तो आपको टाइप करवाना है, बाकी आप हाथ से भी भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को जो कॉमन सवाल था वो था शपथ पत्र और घोषणा पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जो 12/11/2024 के अनुसार नए प्रारूप जारी किए गए उन प्रपत्रों को आपको शब्दांश टाइप करवा कर लाना है। उनकी भाषा और शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है, ऐसे निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने दिए। तो साथियों स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो भी आपने घोषणा पत्र और शपथ पत्र लगाए, शायद किसी भी अभ्यर्थी के सेम फॉर्मेट में शपथ पत्र और घोषणा पत्र नहीं होगा। लगभग सभी अभ्यर्थियों को नए फॉर्मेट के अनुसार अपने घोषणा पत्र और शपथ पत्र तैयार करना है। और जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने बताया कि भाषा और शब्दों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है, तो आपको हूबहू टाइप करवा के जो शपथ पत्र स्टाम्प पर बनने वाले उसको स्टाम्प पर बनाना है, जो राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होना है उसको राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है, और जो घोषणा पत्र जिसपे केवल सेल्फ अटेस्टेड होगा उसको आप सादा प्रिंट आउट निकालकर उस पर आप हाथ से या टाइप करवा के भर सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का कॉमन सवाल, शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपलोड किए उसमें सीरियल नंबर भी डाल दिया और दिनांक भी लिखा है, तो अब उसका क्या होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, जब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने पहले कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया और अब नए प्रारूप दिए तो उनका पहले दिए जो उनका कोई मतलब नहीं है। आपको नए प्रारूप बनाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म में जो भर गया उसको छोड़ो, उसको साथ जरूर लेके आना है आपको और नए प्रारूप आपको जमा करवाने हैं। यदि वहां कोई ऑब्जेक्शन लगा था तो आप बता दीजिए ये पुराने फॉर्मेट है और ये मैंने नए बनवा लिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके दस्तावेज जमा कर लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक प्रारूप को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का
सवाल था कि सर इसमें क्या करना है, तो साथियों वो था विवाह प्रमाण पत्र जिसका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, क्या ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को बनवाना होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ, ये सभी को बनाना होगा। तो यदि विवाह 22/5/2006 के बाद किसी अभ्यर्थी का हुआ है और विवाह प्रमाण पत्र उसका बना हो तो उसके शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि विवाह आपका 22/5/2006 से पूर्व का है तो आपको निर्धारित प्रारूप के अंदर शपथ पत्र बनाना होगा। उसके अलावा जो अभ्यर्थी बच गए जैसे अविवाहित है, विधवा है, विधुर है, परित्यागता, इन सभी अभ्यर्थियों को भी उक्त शपथ पत्र बनाना होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी कहते हैं अविवाहित के लिए केवल एक लाइन है तो हमें भी क्या बनाना होगा, तो हाँ दोस्तों आपको भी बनाना होगा। यानी आप जो भी बच गए हैं जिसके पास विवाह प्रमाण पत्र है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों को 22/5/2006 से पूर्व विवाह हो चुका है उन अभ्यर्थियों के प्रारूप में आपको शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा जो बचे हुए अभ्यर्थी है जिसमें अविवाहित, विधवा, विधुर, परित्यागता, इन सभी अभ्यर्थियों को ये घोषणा पत्र और शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। साथ ही इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो था शपथ पत्र और घोषणा पत्र कहां से बनवा सकता हूं, तो इसका उत्तर है दोस्तों शपथ पत्र और घोषणा पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे भारत में कहीं पे भी रहते हो आप वहां से आप नोटरी से सत्यापित करवा लीजिए, वो मान्य होगा। क्योंकि ये समस्या उन अभ्यर्थियों के है जो या तो राजस्थान के और कहीं बाहर रहते हैं, वो अभ्यर्थी केवल दस्तावेज सत्यापन के दिन ही आने वाले हैं, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी है और राजस्थान के अंदर आवेदन किया है तो वह भी अपने स्टेट से बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल था वो तो विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र अभ्यर्थी में पिता ससुर जीवित नहीं है तो किसके हस्ताक्षर करवाए, ये भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था। इसका उत्तर है दोस्तों उपरोक्त घोषणा पत्र में अभ्यर्थी के पिता ससुर जीवित नहीं है तो अपनी सास, अपनी माता, भाई या अन्य कोई भी परिवार का सदस्य है उसके सिग्नेचर करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल उसमें उसका संबंध जहां पिता लिखा था वहां उसका संबंध उसका लिख देना, क्या संबंध आप उससे रखते हो। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का सवाल था कि चरित्र प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा दिया गया है वह चलेगा या स्टेशनरी वाला चल जाएगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं चरित्र प्रमाण पत्र दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। पहले सभी अभ्यर्थियों ने लगभग 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे, लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा 4 चरित्र प्रमाण पत्र लाने के लिए बोला गया है और चारों में से उन 4 चरित्र प्रमाण पत्रों से एक राजपत्र अधिकारी से 2 को सत्यापित करवाना है और अन्य 2 जो चरित्र प्रमाण पत्र बचे हुए किसी दूसरे अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको सत्यापित करवाना होगा। या तो साथियों आपने स्टेशनरी की दुकान से जो चरित्र प्रमाण पत्र लिया है उस पर भी बना सकते हैं, या सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो जारी किया गया है उस फॉर्मेट में भी आप बनवा सकते हैं। केवल उसमें वर्ष और माह लिखा हुआ है तो वर्ष और माह दोस्तों उसका लिखा हुआ भी आपको मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखा तो आप पेन से भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों का जो एक और कॉमन सवाल था वो था मैंने शैक्षणिक योग्यता प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, क्या इन संस्थाओं द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका उत्तर है प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन से आपने यदि नियमित शिक्षा नहीं ली है तो वहां का चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने रेगुलर वहां पे जब शिक्षा ही नहीं ली तो वो कैसे बनाएंगे आपका चरित्र प्रमाण पत्र कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। इसलिए आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने रेगुलर प्राप्त की है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। वो चाहे 12th का हो सकता है चाहे ग्रेजुएशन का, यानी जैसे आपने 12th के बाद मान लो ग्रेजुएशन डिस्टेंस से या प्राइवेट से किया है, या ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राइवेट किया है तो ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र रेगुलर का बनवाना होगा। यदि ग्रेजुएशन भी आपने रेगुलर नहीं की और डिस्टेंस और प्राइवेट की है तो आपको जहां से आपने रेगुलर 12th पास की है वहां के संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो साथियों अब तक जो मैंने बताया लगभग आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे जो जाति प्रमाण पत्र आपने ऑफलाइन बनाया है तो क्या वह नया डिजिटल बनवाना पड़ेगा, यह भी अभ्यर्थियों का एक सवाल था। इसका उत्तर है दोस्तों आजकल नए डिजिटल प्रमाण पत्र प्रचलन में, यदि आपके पास बहुत पुराना बना हुआ है तो वह चल तो जाता है, लेकिन यदि विभाग नया मांगता है तो आपको नया डिजिटल प्रमाण पत्र देना होगा। इसलिए आपने यदि नया नहीं बनवाया तो नए के लिए आवेदन कर दे और भविष्य के लिए बनाकर आपको रखना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का डिजिटल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन तक नहीं आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो पुराना है उसको जमा करवा दे और यदि वो कहते हैं तो आप बनवा के और फिर जमा करवा दे, इसकी वजह से आपको किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल यह था जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा, तो साथियों जो मैंने पता किया उसके अनुसार ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी जिन्होंने 22-23 और 23-24 का जाति प्रमाण पत्र बना रखा है तो वह चल जाएगा। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका वो वैलिड था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन कैटेगरियों में से यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको उस हादसे का शपथ पत्र देना होगा,
कि मैं आवेदन तिथि से पूर्व भी इसी कैटेगरी से संबंध रखता हूं और अभी भी इसी कैटेगरी में हो, और उसके साथ वो शपथ पत्र आप अटैच कर देना। इसके बाद अभ्यर्थी को जो कॉमन सवाल है वो इस प्रकार है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय वर्दी, तो मैं क्या करूं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई अभ्यर्थी है, उन्होंने आवेदन फॉर्म में 2.5 लाख से कम इनकम बताई है, तो आपने निश्चित ही परीक्षा शुल्क में छूट ली होगी। तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है, और जिन अभ्यर्थियों ने यदि गलती से 2.5 लाख से कम पर टिक कर दिया है, तो उनको जो डिफरेंस अमाउंट आपने परीक्षा शुल्क तो आपकी कम जमा हुई होगी, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है, एक शपथ पत्र बनवाना है, और शपथ पत्र के साथ एक पोस्टल ऑर्डर बनवाना है कि मैं गलती से इसके अंदर टिक कर दिया और मेरी 2.5 लाख से अधिक आई है, और जो आपकी कैटेगरी की परीक्षा शुल्क है उसके अंदर जितना भी डिफरेंस है उसका अमाउंट का आपको एक पोस्टल ऑर्डर देना है, जो किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। आप खाली लेकर आए, शायद यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनेगा, लेकिन यहाँ पूछ के बदले वहां से आप खाली लेके आए। आय प्रमाण पत्र में भी कई अभ्यर्थियों का सवाल था कि आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी स्वयं के नाम से बनेगा या पिताजी के नाम से। दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी के नाम से बनेगा, यदि पिताजी जीवित नहीं है तो माताजी के नाम से बनवा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र के संबंध में एक सवाल और था, जब हम फॉर्म भरते जब हमारे 2.5 लाख से कम इनकम थी लेकिन अब ज्यादा हो गई है, तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आय प्रमाण पत्र दे दें, और आय प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो आपको डिफरेंस अमाउंट पोस्टल ऑर्डर के साथ जमा कराना होगा। इसके बाद दोस्तों जो अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल ये था, मेरा जिला या एड्रेस बदल गया तो मुझे क्या मूल निवास बनवाना होगा? तो साथियों इसके लिए मैं बताऊंगा, यदि आपका नया जिला बनने से आपका जिला बदला है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके मूल जिले के अंदर भी आपका एड्रेस कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो भी आपको नया मूल निवास बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल निवास आप 10 साल तक कहीं पर रेजिडेंस करते हैं और वहां के आप सारे दस्तावेज बनवा लेते हैं। जब मूल निवास बनता है तो मूल निवास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल था कि हमारे जाति मूल प्रमाण पत्र के अंदर नाम, सरनेम में त्रुटि है और अन्य दस्तावेजों में सही है, तो हमें क्या करना होगा? तो साथियों इसका उत्तर है, किसी भी अभ्यर्थी के जाति मूल प्रमाण पत्र के अंदर नाम, सरनेम में त्रुटि है, नया आवेदन कर संशोधन करवाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और दस्तावेज स्थिति तक यदि वो संशोधित नहीं होता है, इस आशय का आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरे जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास के अंदर मेरे नाम, सरनेम में जो गलती है मेरी गलती से हो गई, जबकि मेरा असली नाम इस प्रकार है और मेरे अन्य दस्तावेजों में भी यही नाम है। इस आशय का आपको एक शपथ पत्र दे देना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कई अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल ये भी था क्या मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाना होगा? तो साथियों इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा, अभी आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जब आपकी अंतिम ज्वाइनिंग दी जाएगी, अब ज्वाइनिंग आपको महीने भर बाद दे या 2 महीने बाद, तो तब आपको बनवाना है, अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके बाद जो कोई अभ्यर्थियों के सवाल था कि सर मेरा आधार कार्ड में पुरानी फोटो है और नाम में त्रुटि है तो मैं क्या करूं? तो साथियों इस सवाल का उत्तर है, यदि आपके आधार कार्ड 3 साल से पुराना हो चुका है तो आपने फोटो को अपडेट करवा ले, अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवा ले, और नाम में कोई भी त्रुटि है तो आप उसको अपडेट करवा ले। इसमें लगभग 4-5 दिन का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। आप आधार कार्ड में संशोधन करवा ले, वहाँ आपको पहचान केवल 2 आईडी ले जानी। यदि आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो आप दूसरा पहचान पत्र ले जाइए जिसके अंदर आपकी फोटो और आपकी उम्र लिखी हुई हो। तो इसके बाद जो अभ्यर्थियों को कॉमन सवाल ये था कि मैंने स्नातक 5 सेमेस्टर में पूरी किया है या 4 सेमेस्टर में पूरी की है, मेरे 1 सेमेस्टर की अंकतालिकाएं नहीं है तो मुझे क्या करना होगा? एक वीडियो बनाकर मैंने संगणक भर्ती का बताया और उसी के साथ मैंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का भी बताया था। यदि आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई या कोई भी दस्तावेज छूट गया, जैसे ग्रेजुएशन की आपके पास 4 अंकतालिकाएं होनी चाहिए, 1 नहीं है, तो आपको दोस्तों उसको प्रोविजनल लिस्ट यानी पेंडिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। इसलिए आप समस्त सेमेस्टर के आपके पास अंकतालिकाएं होनी चाहिए। यदि किसी डिग्री या कोर्स के आप समस्त अंकतालिकाएं सबमिट नहीं करवाते तो आपको प्रोविजनल पेंडिंग रख दिया जाएगा। इस चीज को आप नोट करें। इसी के अंदर दोस्तों एक सवाल और था अभ्यर्थियों का कि सर हमारे पास अलग अलग अंकतालिका नहीं है, केवल एक कॉन्सोलेट जो अंकतालिका आती है वो दी गई है, तो वो चल जाएगी क्या? तो साथियों मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं शायद उनमें भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अधिकतर सब में अंदर ये कमेंट लिखा उन्होंने कि इस वर्ष की आपने अंकतालिका उपलब्ध नहीं कराई गई है या उपलब्ध कराई, तो इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहूँगा। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को सवाल था कि मेरे पास डिग्री या डिप्लोमा या अन्य कोर्स का डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना होगा? साथियों यदि आपने कोई सा भी कोर्स किया है उसकी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मिलता है तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के पास डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र नहीं है तो वहाँ की यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती।
इसमें कई अभ्यर्थियों का सवाल ये भी था, उनके पास डिग्री तो थी, उसमें किसी प्रकार की गलती होने के कारण या त्रुटि होने के कारण हमने वो जमा करा दिए, अब हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित यूनिवर्सिटी से मिलकर या कॉलेज से मिलकर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जिसको आपको डिग्री की जगह जमा करवा देना है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों जो कॉमन सवाल ये था कि सर हमने 5 सेमेस्टर में पूरी डिग्री की है, लेकिन मेरे 2 सेमेस्टरों के बीच में 1 वर्ष का गैप है, तो हम क्या करें। तो साथियों इसका उत्तर, यदि आपने 2 सेमेस्टरों के बीच में किसी कारण से आपने स्टडी रेगुलर नहीं किया, रेगुलर पढ़ाई नहीं की है तो और आपके गैप रह गया, तो इसके लिए आपको कारण सहित एक एफिडेविट देना होगा, एक शपथ पत्र बनवाना होगा कि मैंने जो ग्रेजुएशन इस कारण से मैं ये रेगुलर नहीं कर पाया और 1 साल बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों गैप से मतलब ये है, कई अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने 12वीं पास की या 10वीं पास की, उसके 2 साल बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन के मन बनाया और ग्रेजुएशन कर ली, या ग्रेजुएशन के 3 साल बाद मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी वो कर ली, तो वो गैप माना जाएगा। वो गैप नहीं माना जाता दोस्तों। जो रेगुलर कोर्स होता है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन आपको 3 साल या 4 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा, तो और बीच के अंदर आपने 2 साल रेगुलर पढ़ाई कर ली और जब 3rd सेमेस्टर के अंदर आपको एडमिशन लेना था, आपने नहीं लिया किसी कारणवश से, कोई भी कारण हो सकता है, और आपने 2 साल का गैप देकर फिर 3rd ईयर से लेकर फाइनल आपने कर लिया, तो वो गैप माना जाएगा, उसका प्रमाण पत्र देना है, न कि आपको 12वीं के बाद 3 साल गैप देकर ग्रेजुएशन किया है उसका देना है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस प्रकार साथियों आपको गैप का मतलब भी समझ में आ गया होगा, गैप किसको माना जाएगा। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को सवाल था, मेरी 10वीं और 12वीं स्नातक में मेरे पिताजी के नाम माताजी के नाम में हिंदी अंग्रेजी में वर्तनी या सरनेम में त्रुटि है, तो क्या करना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा मानना है 10वीं और 12वीं के अंदर हिंदी में लिखा हुआ नाम नहीं आता है और इंग्लिश में आता है, तो उसके अंदर आपके, और यदि किसी के आता भी है और यदि किसी डिग्री या डिप्लोमा के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, के अंदर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको मान्य किया जाएगा। आपके किसी भी दस्तावेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका नाम, सरनेम या पिताजी का नाम लिखा हुआ है या मदर का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर हिंदी में गलती है, तो इंग्लिश को माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप ऐसी कोई भी गलती हो तो उसके लिए शपथ पत्र बनाकर लेके आए। इन सब गलतियों का केवल एक ही उपाय है, शपथ पत्र, और शपथ पत्र आपको बनवाकर लेकर आना है। और इसी के साथ दोस्तों जिस भी दस्तावेज के अंदर वर्तनी, स्पेलिंग या स्पेस की मिस्टेक है उसको संशोधन करवाने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी यूनिवर्सिटी और कॉलेज द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, इसलिए आप अभी शपथ पत्र के साथ काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने दोस्तों एक सवाल और पूछा था, मैंने 10वीं 12वीं और स्नातक राजस्थान से बाहर से किया है और अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, माता के नाम में फॉर्मेट अलग होता है, तो क्या करना होगा। जैसे कोई अभ्यर्थी गुजरात से कर रखा है, तो गुजरात के अंदर ऐसे होता है, सरनेम सबसे पहले आता है, मिडिल नेम बीच में आता है और जो फर्स्ट नेम लास्ट में आता है। यानी जैसे किसी अभ्यर्थी का नाम राकेश कुमार शर्मा है, तो शर्मा सबसे पहले आएगा, कुमार बीच में आएगा और राकेश बाद में आएगा। इस प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, तो ऐसा अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, मेरे पिताजी माताजी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में उनका नाम अलग अलग है, तो हम क्या करें। तो साथियों आपके माताजी पिताजी किसी भी दस्तावेज के अंदर कैसा भी नाम लिखा हुआ, उससे आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल आपके जो दस्तावेज है उसमें सब में समान नाम होना चाहिए और आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की नाम में, वर्तनी में त्रुटि है, स्पेलिंग में त्रुटि है, तो आप उसके लिए शपथ पत्र बना के लेके आए या उसमें संशोधन करवाएं। इसके बाद अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था, हमने जब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाना है या नहीं करवाना। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म लगाकर आपने अपलोड कर दिया है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी अभी जो नए फॉर्मेट आए उसमें राजपत्र अधिकारी किसी न किसी का आप सिग्नेचर करवाओगे, तो मेरा मानना है आप अटेस्टेशन फॉर्म पे भी सिग्नेचर करवा लेना, क्योंकि यदि यहाँ पर मांगा जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप नए तरीके से आप करवाए रहे तो उसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म को वेरीफाई करवा लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कई अभ्यर्थियों का सवाल यह था कि दस्तावेज सत्यापन में चेकलिस्ट में हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या भरना है, और एक 17 नंबर पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। तो साथियों मैं बताऊं, यहाँ पे आपने घोषणा पत्र, शपथ पत्र या चेकलिस्ट बना रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर आपको खाली छोड़ देना चाहिए, उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जाए तो वहां से पूछ के और फिर भर ले, जिससे आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और पॉइंट नंबर 17 की बात करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर मेरा मानना है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 आएगा,
लेकिन आप अभी खाली छोड़ दें और वहां दस्तावेज सत्यापन के समय पूछने के बाद ही उसमें भरें। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का कॉमन सवाल था वो तो शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पात्र है या नहीं, सर ये हमें बता दीजिए। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा, दस्तावेज सत्यापन की पात्रता की जांच और सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग करेगा। वह अपने नियमों के अकॉर्डिंग करेगा। अपन किसी के बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते इसको मान लिया जाएगा या नहीं मान लिया जाएगा। कुछ चीजें अपन को स्पष्ट पता होती है, उनके बारे में हम बता देते हैं, पर जो किसी में कंफ्यूज है तो उसको बताना उचित नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है आपके किसी भी आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की और आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन जरूर करवाना चाहिए। यदि दस्तावेज सत्यापन करवाते तो आपको पता तो चलेगा आपकी शैक्षणिक योग्यता वैलिड है या नहीं। यदि नहीं होगी तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको दस्तावेज सत्यापन जरूर करवाना है। इसके बाद कई अभ्यर्थियों का सवाल यह भी था, जब हमने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आवेदन किया था तो अब हम अविवाहित था और अविवाहित पे टिक कर रखा है, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है तो हमें क्या करना होगा। तो साथ ही 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर कई अभ्यर्थियों की शादी हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका विवाह हो गया है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना है और विवाह प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दे देना कि आवेदन फॉर्म भरा था जब हम अविवाहित थे और अब हमारी शादी हो चुकी है, जिसका विवाह प्रमाण पत्र और शपथ पत्र में जमा करवा रहा हूं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, यदि ये शपथ पत्र दे रहे हो और विवाह प्रमाण पत्र जमा करा रहे हो तो आपको जो भी शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनवाने हैं वो विवाहित के आधार पर बनवाने हैं। इसके बाद जो राज्य कर्मचारी या कहीं गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारी, सारे सवाल थे, मैं राज्य कर्मचारी हूँ या केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ या मैं किसी गैर सरकारी कंपनी में कार्यरत हूँ पर वहां से एनओसी या सेवा प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा तो हम क्या करें। तो साथियों इसके लिए स्पष्ट ये है कि यदि आप आवेदन फॉर्म भरते समय आपने दिखाया है कि मैं राज्य कर्मचारी हूँ या केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ या गैर सरकारी कर्मचारी हूँ, संबंधित डिपार्टमेंट चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो या किसी गैर सरकारी संस्था का हो, तो आपको वहां से एनओसी आपको लेकर आनी होगी। यदि आपने फॉर्म में दिखाया तो एनओसी या सेवा प्रमाण पत्र आपको जरूर लेकर आना है, क्योंकि इसकी वजह से पेंडिंग में रखा जाता है, प्रोविजनल रख दिया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने फॉर्म में इस प्रकार कुछ दिखाया नहीं तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के दिन छुट्टी लेकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा जाए। इस प्रकार दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। यूट्यूब चैनल से, कमेंट बॉक्स से और टेलीग्राम पर तो बहुत सारी भरमार मची हुई है, वहां से मैंने लेकर और आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है आप काफी हद तक इससे संतुष्ट होंगे। फिर भी दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया और कोई डाउट हो तो आप सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया उस पर आपको बात करनी होगी। साथ ही दोस्तों आप जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा मेल आईडी उपलब्ध करा रखी है उस पर मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के अंदर कोई भी दस्तावेज की कमी रह गई तो आपको डायरेक्ट बार किसी को नहीं किया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे कोई घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र से संबंधित हो या कोई डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट से संबंधित हो। कोई भी दिक्कत आप यदि नहीं भी लेके आओगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, केवल प्रोविजनल पेंडिंग में रख दिया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट नहीं रहते हैं उनको बाद में लिस्ट जारी की जाती है और उनको 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपके ये दस्तावेजों में ये कमी रह गई है और इसकी पूर्ति 7 दिन के अंदर करवाए। यदि 7 दिन में भी आप नहीं करवाते हैं तो दोस्तों फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, यानी आपको भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। या उस पीरियड में भी आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं और एक समय मांग लेते हैं कि मैं सर 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा, अभी मेरे दस्तावेज तैयार नहीं हुआ है, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। यदि वास्तव मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको प्रभावित करती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस प्रकार की जानकारियां मिल सके। तो मैं समझता हूं दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जब से भर्ती आई है तब से लेकर अब तक मैंने जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां और डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों मेरा कहना यही है, आप दस्तावेज सत्यापन से पहले एक बार जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकला था उसको एक बार अध्ययन कर ले, अपने दस्तावेज जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार तैयार कर ले और जो चेकलिस्ट दी गई है उसके अनुसार आप पूरे प्रारूप और शपथ पत्र और अपना दस्तावेज तैयार कर ले, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने बता दिया कोई भी दस्तावेजों में कमी रह गई तो डायरेक्ट किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, इसलिए आप संतुष्ट रहे, मस्त रहे, दुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे और टेंशन फ्री रहे। आपका दस्तावेज सत्यापन कब है और कहाँ के रहने वाले हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के अंदर आपको कोई कमी लगती है तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं और आपको समस्त भर्तियों की इसी प्रकार की जानकारी देता रहूं।
इसी प्रकार दोस्तों इसलिए साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के साथ ही समस्त भर्तियों के नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों के नवीनतम ताजा अपडेट तुरंत प्रभाव से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को जरूर